प्रिय छात्रों, यह MP सुपर 100 नीट की कोचिंग के लिए हुआ एग्ज़ाम का प्रश्न पत्र है, जो कि 7 तारीख को हो चुका है। इसको हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और आज आपकी जो है 15 तारीख है, तो जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं। तो प्रिय छात्रों, आप अपने पेपर से मिलान कर लें और हमारा ये वीडियो देख करके मिलान कर लें कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं, क्योंकि इसकी जो ऑफिशियल आंसर शीट है वो नहीं आती है, तो आपको पता नहीं रहेगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। और क्योंकि आपको पता है कुछ ही दिनों में रिजल्ट आने वाला है, मेरिट लिस्ट भी आएगी और मेरिट लिस्ट में जो है अंक रहते हैं कि इस छात्र का इतने पर सिलेक्शन हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कितने अंक से आप रह गए हैं, कितने अंक से आपका सिलेक्शन हुआ है। और मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि हम जो आंसर शीट आपको दे रहे हैं, मतलब जो आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं, इससे आप मात्र 2 से 3 नंबर का डिफरेंस देखेंगे। हो सकता है कि एक्यूरेट आपको मिल जाए, जो अंक आपने यहाँ पे जोड़े वही अंक आपको देखने को सेम टू सेम वहाँ पे मेरिट लिस्ट में देखने को मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। बड़ी बड़ी परीक्षाओं के कई क्वेश्चन डिलीट होते हैं, वो वैसा इस में भी होता है। बाद में आंसर शीट जो है उनके जो अधिकारी हैं वो चेक करते हैं, शिक्षक चेक करते हैं, तो एक आध दो क्वेश्चन डिलीट भी हो जाते हैं। और हमने जो आपको अपने चैनल पर बताया था, मैं कहता हूँ किसी भी छात्र से हमेशा कमेंट तो बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, लेकिन एक आध दो छात्र नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। तो ये बता दो मुझे कि बड़ी से बड़ी कोचिंग हो और जो हमने कम से कम वीडियो दिए थे, मात्र 17 से 18 वीडियो दिए थे, उनका इनका मिलान करने अब हम बताएं कि कौन सा क्वेश्चन आपका आउट हुआ था। जो हमने आपको समझाया था वही पेपर में पूरा आपका आया था। तो नए छात्र जो होंगे वो ज़रूर विश्वास रखें, और इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। देखिए, यहाँ आपसे इन्होंने पहला प्रश्न पूछा था कि शुक्राणु निर्माण के लिए स्क्रोटम का कितना तापमान आवश्यक होता है। यह प्रश्न भी हमने आपको करवाया था। तो मेरे बच्चों, इसका आंसर जो है शारीरिक तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। तो हमारे जो वृषण कोश होते हैं वो शरीर से बाहर होते हैं, क्योंकि उनको मेरे बच्चों शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के ताप से 2 डिग्री सेल्सियस कम तापक्रम की आवश्यकता होती है। अब आपका प्रश्न है मेरे बच्चों कि फेफड़ों का अध्यावरण कहलाता है, प्लूरा कहलाता है। जो अपने फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, इनको घेरने वाला जो आवरण होता है वो क्या कहलाता है मेरे बच्चों? प्लूरा कहलाता है। अब मेरे बच्चों, आपका जो प्रश्न है 63वां प्रश्न है, इसको अपन देख लेते हैं। ओजोन परत के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। पहला ऑप्शन देखते हैं, क्षोभ मंडल में ओजोन परत। अब बताइए, यही ये प्रश्न का आंसर हमें मिल जाता है, क्योंकि जो ओजोन परत है मेरे बच्चों वो क्षोभ मंडल में नहीं होती है, क्योंकि वह समताप मंडल में होती है और 25 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये होती है। तो यहीं पर अपन को आंसर मिल गया है, तो अब और ऑप्शन देखने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपका प्रश्न नंबर 64 है, जो पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में कौन सी एबीज और स्तनधारी में मौजूद कपाल तंत्रिकाओं की सही संख्या आपसे पूछिए। तो इसका आंसर जो है मेरे बच्चों क्या है? आपका 12 है। 12 एबीज और स्तनधारियों में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? सेम होती है, 12 होती है। अब प्रश्न नंबर 64 जो है आपसे क्या वो तो बता दिया हमने। 65वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आने पर आपको बीमार कर सकता है? तो इसका आंसर है मेरे बच्चों छींक। ये समझो उत्तर क्या है। छींक, जब छींकते हैं तो रूमाल अपन को लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें वायरस होते हैं। तो जुकाम के वायरस जो हैं एक दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है मेरे बच्चों क्या है? आपका सी सही है। प्रश्न नंबर हम 66 देखते हैं। नीचे कॉलम में ग्रंथियों के नाम और एक कुछ कटा हुआ है यहाँ पे, उनकी स्थिति दी गई है। नीचे दिए गए विकल्प में ग्रंथियों के नाम, उनकी स्थितियों का सही संबंध मिलान करें। देखिए, आप ऐसे प्रश्नों को सही करने का एक तरीका है, जैसे आप विकल्प को देखें
और जो ऑप्शन दिए हैं वो देखें आप। तो देखिए यहाँ लिखा है एड्रीनल ग्रंथि, तो आप सभी को पता है ये वृक्क में होती है। माने सी और एस कहाँ लिखा है आपका, सी और एस कहाँ लिखा है, सी एस यहाँ लिखा है, सी एस यहाँ लिखा है। अब आपको पता है मेरे बच्चों कि जो लिवर कोन की दरारें होती है ये आंत में होती है। माने ए और आर का संबंध कहाँ है, ए और आर का संबंध आपका देखिए यहाँ पर, ये आपका बी ऑप्शन में। तो अब आपका आंसर यहाँ पे मिल गया है, अब आपका आंसर जो है यहाँ पे मिल गया, यानी बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अब मेरे बच्चों प्रश्न पूछा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है। तो इसका उत्तर जो है मेरे बच्चों राइबोसोम सही है। राइबोसोम कुछ इस प्रकार से दाने के आकार के होते हैं। और मेरे बच्चों पता है आपको, जब कभी ये राइबोसोम जो है ईआर पे पहुंच जाते हैं, ईआर के आसपास माने अंतः प्रद्रवी जल का, तो इसको फिर बोलते हैं खुरदरी ईआर। तो ये खुरदरी ईआर मेरे बच्चों प्रोटीन बनाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। तो आपका आंसर आपको मिल गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है राइबोसोम। अब आपका जो प्रश्न है सभी छात्रों ने इसका आंसर सही लगाया होगा। इस प्रश्न का आंसर तो बहुत सरल है और किसी छात्र से इसका आंसर जो है गलत नहीं हुआ होगा। हृदय का पेस मेकर कहलाता है, हृदय का पेस मेकर आपका एस ए नोड, साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड। तो इसका आंसर जो बी सही है, हृदय का पेस मेकर कहलाता है। आप सभी मिलान कर लें और बताएं कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। कौन सा कोशिका अंगक प्रोटीन निर्माण से संबंधित है, तो इसका आंसर है आपका सी, खुरदरी अंतः प्रद्रवी जालिका। इसको हम कहते हैं खुरदरी ई आर, जो कि अभी अपन ने इसका आंसर भी देखा भी था। ई राइबोसोम के कारण ऐसी ही हो जाती है। 4 कक्षीय हृदय किस समूह के जंतुओं में पाए जाते हैं, तो आशा करते हैं इसका आंसर सभी बच्चों ने सही लगाया होगा, क्योंकि इसका आंसर जो है आपका, क्या आंसर सही है आपका, इसका आंसर है आपका ए, डी ऑप्शन एकदम सही उत्तर है आपका। अब देखिए आपका जो प्रश्न है कि हृदय का प्रकुंचन दाब अनुशिथिलन दाब से अधिक होता है क्योंकि। तो देखिए प्रकुंचन माना होता है पिचकना। जब हृदय पिचकता है तो हृदय में भरा हुआ जो रक्त है वो बाहर निकलेगा। तो इसका जो ऑप्शन है, यदि आप ए ऑप्शन पर चलते हैं तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रकुंचन के दौरान हृदय द्वारा रक्त धमनियों में जबरदस्ती पंप किया जाता है, ना कि अनुशीतलन के दौरान। तो आपका मेरे बच्चों यहाँ आंसर जो क्या निकलेगा, आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर निकला है, सही उत्तर है आपका। और आपने कोई हमारी सीट में ए आंसर ही लगाया होगा, तो ऐसी हम आशा करते हैं। अब प्रिय छात्रों, आपका जो 73वां प्रश्न है इसको देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में विभिन्न गैसों के योगदान को दर्शाने वाले चार्ट का संदर्भ लें। अब इस प्रश्न का आंसर आपने बेहतर किया होगा, क्योंकि देखिए यहाँ मोबाइल में पूरा प्रश्न नहीं दिख रहा है। तो देखिए एक क्षेत्रफल दिया हुआ है PSRQ, फिर प्रश्न में लिखा है कि गैस PQRMS को पहचानें और उनके बारे में गलत कथन का चयन करें। देखिए यहाँ पर यदि हम विकल्प ए देखते हैं, क्या लिखा है ये में कि पी एक गैस हो सकती है जो जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग के कारण वातावरण में बढ़ सकती है। तो एक सत्य कथन है, इसलिए कथन है सत्य कथन कि जीवाश्म ईंधन माने कोयला, पेट्रोल, डीजल और अन्य प्रकार के होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन होते हैं कई प्रकार के। तो ये इनका दहन जो है अत्यधिक मात्रा में हो रहा है, इसलिए जो सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग करने वाली गैस है, माने जो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है वो पी है। अब बाकी विकल्प हम देखते हैं मेरे बच्चों। क्यू के पूर्ण दहन द्वारा उत्पादित गैस हो सकती है। सी है आर एक अप्राकृतिक गैसीय यौगिक हो सकती है जिसका उपयोग एयर कंडीशनर एवं रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट के रूप में किया सकता है, यही भी आंसर सही हो सकता है। एस नाइट्रोजन युक्त ईंधन के दहन से उत्पन्न गैस हो सकती है, तो यह भी इसका आंसर आपका सही हो सकता है। देखिए लेकिन हम इसमें आपको कन्फर्म करके नहीं बता सकते हैं कि इसका आंसर सही क्या है। यदि समुद्र तल पर रहने वाला कोई व्यक्ति 8000 फीट ऊंची पहाड़ी पर प्रवास करता है तो
तो उसके रक्त में लगभग 15 दिन बाद क्या होगा? तो उसके रक्त में 15 दिन बाद क्या होगा? आरबीसी की संख्या अधिक हो जाएगी, माने जो आपकी रेड ब्लड सेल होती है मेरे बच्चों, आपके अंदर जो रेड ब्लड सेल होती है उसकी संख्या जो है अधिक हो जाएगी। कब? जब वह 8000 फीट ऊंची पहाड़ी पर चला जाता है रहने के लिए। तो 15 दिन बाद ही परिवर्तन उसके शरीर में देखने को मिलता है। तो आप भी जाएं और स्वस्थ होकर के वहाँ से आप लौटेंगे। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक इस तरह पता नहीं क्या लिखा है, शरीर से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा होगी। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न का आंसर, प्रश्न को ध्यान से समझते हैं। किसके द्वारा शरीर से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा उत्पन्न होती निकलती है? तो आप सभी को पता है मूत्र से नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है। यह उत्सर्जन चैप्टर से पूछा गया प्रश्न है। शरीर से उत्सर्जित पदार्थ निकलते हैं, तो नाइट्रोजन कहाँ से निकलता है? नाइट्रोजन आपका मूत्र से निकलता है। तो इसका आंसर भी आपने सही लगाया होगा। अब प्रश्न नंबर 76 है। बच्चों ने जरा सा भी सोचा होगा तो इसका आंसर सही किया होगा, क्योंकि देखिए बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं। बैक्टीरिया से बड़ा आकार आरबीसी का होता है, फिर मुर्गी का अंडा, फिर शुतुरमुर्ग का अंडा। तो माना है 4 3 2 1 आपका कहाँ लिखा है? 4 3 2 1 जो है आपका विकल्प ए में लिखा है। तो सभी ने इसका आंसर सही किया होगा। तो आप सभी मिलान कर लें मेरे बच्चों। अब आपका प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कौन सा कथन गलत है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि बहुत जहरीली गैस है, कौन सा कथन गलत पूछा है? तो ए में देखते हैं कि ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से 250 गुना तेजी से जुड़ जाती है। तो पहला तो सही है। बी है कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख स्रोत यातायात है। ए भी सही है। सर्दियों के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड एक आम विषाक्तता है। ये गलत है। आम विषाक्तता नहीं, कभी कभी ये विषाक्तता हो जाती है यदि आप क्या करते हैं, घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं और लकड़ियाँ जला लेते हैं। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी और CO बन जाएगी, और फिर वो जहरीली होती है और कोई उसमें हताहत भी हो सकता है। तो ये आम विषाक्तता नहीं है, लेकिन अपनी गलती से ये विषाक्तता हो जाती है। प्रश्न नंबर 78वां है आपका प्रश्न है, यदि किसी के बच्चों का रक्त समूह IA IO और IB IO है तो कौन सा कथन उनके माता पिता के रक्त समूह के संबंध में असत्य होगा? तो इसका जो आंसर है मेरे बच्चों, ये बी निकल के आता है। उनके माता पिता में से किसी का भी रक्त समूह O नहीं हो सकता है। तो आशा करते हैं आपने इसका आंसर जो है बी लगाया होगा। यह तस्वीर एक बंदर की है जो उल्टा लटक कर केला खा रहा है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर सभी ने सही किया होगा। इसका आंसर जो है बी है। हाँ, माने केला खा रहा है उल्टा लटक कर, तो भोजन उसके पेट में चला जाएगा। हाँ, क्योंकि भोजन नली की मांसपेशियाँ खाने को पेट की ओर ले जाने में मदद करेंगी। आप भी तो कभी उल्टे पुल्टे होकर के खाना खाते रहते हो। तो इसका आंसर तो सही था और हमने बताया भी था कई बार आपको। दीप्ति ने एक सूक्ष्मदर्शी में देखी गई कोशिका का निम्नलिखित नामांकित चित्र बनाया। ठीक है, चित्र बनाया कब बनाया? माइक्रोस्कोप में देख करके। तो प्रश्न में लिखा है यह जो कोशिका है, आपके स्कूल में प्रैक्टिकल हुआ, तो अब एक कोशिका है किसकी हो सकती है? यह कोशिका जो है मेरे बच्चों गाजर के टुकड़े की है, क्योंकि उसमें उस छात्रा को दिख रहा है दीप्ति को क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट जो है पेड़ पौधों की कोशिकाओं में होता है। और गाजर आप जानते ही हैं, गाजर क्या है? एक फल है, प्लांट है, प्लांट का फल है। तो इसका आंसर जो है आपने सही लगाया होगा। निम्नलिखित में कंकाल का कार्य क्या नहीं होता है? कंकाल माने हड्डियाँ। हड्डियों का कार्य नहीं होता है अविषाक्तीकरण करना, माने जहरीले पदार्थों को बाहर हटाना। जबकि ये तीनों काम आपके लिखे हैं वो सभी हड्डियाँ करती हैं। खनिजों का भंडारण करती हैं, कैल्शियम का फास्फेट, आपने सुना होगा हड्डियों का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम फॉस्फेट। अंगों की रक्षा करती ही हैं। अस्थि मज्जा जो होती है, बोन मेरो होती है, वो आपका रक्त बनाती है, तो वो भी आपको पता है। अब 82वां जो आपका प्रश्न है मेरे बच्चों, इसको देख लेते हैं। बिलीरुबिन तथा बिलीवर्णन वर्णक किस में पाए जाते हैं? तो बिलीरुबिन बिलीवर्णन जो है आपके पित्तरस में पाए जाते हैं। बिलीरुबिन ये पीला होता है, पीलिया भी हो जाता है इससे।
तो 82 का आंसर जो है आपका कौन सा था? बी ऑप्शन आपका सही था। व्हीटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में कितने जगत में से यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है? 5 जगत में से 4। आशा करते हैं आप सभी ने इसका आंसर सही लगाया होगा। अब ये प्रश्न नंबर 84वां है। हमने आप सभी को कई बार इसका आंसर बताया था। प्रश्न है कि द्विनिषेचन क्रिया का अर्थ है एक नर युग्मक का केंद्रक अंड केंद्रक के साथ संलयन करता है तथा दूसरे नर युग्मक का केंद्रक द्वितीय केंद्रक से संलयन करता है। तो मेरे बच्चों इसका आंसर जो है ए ऑप्शन करेक्ट है और आप सभी ने इसका आंसर सही किया होगा। प्रश्न नंबर 85 देखते हैं। यदि आपको एक बार चेचक हो जाए तो आपको चेचक रोग पुनः होने की संभावना कम हो जाती है क्योंकि उसके शरीर में मेरे बच्चों जो है स्मरण कोशिकाएं बन जाती हैं। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है ए होना चाहिए। अब इसका आंसर मेरे बच्चों डी भी हो सकता है, ठीक है, तो लेकिन ए भी हो सकता है। तो ए या डी में से आप दोनों में लगाए हैं तो दोनों आंसर आप मान करके चलें। ऑस्मोसिस किसमें सहायक है? तो जो ऑस्मोसिस है इसका आंसर है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी में ऑस्मोसिस सहायक होता है। ऑस्मोसिस माना परासरण। चावल के पानी में कुछ बूंदें आयोडीन विलयन की डाली जाएं तो विलयन का रंग नीला काला हो जाता है। इससे प्रदर्शित होता है कि चावल के पानी में क्या होता है? बहुत सरल प्रश्न पूछा था, स्टार्च। इसका प्रयोग आपने लैब में किया भी होगा। मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्रायः क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है। यह निम्नलिखित के परिणाम स्वरूप होता है। तो इसका आंसर जो है मेरे बच्चों आप सभी ने सही किया होगा। इसका आंसर जो क्या है आपका? पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। डी ऑप्शन इसका सही था। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आपका कहाँ से बनता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु से आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है। दीपा ने हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उसने देखा कि कई लोगों के गले में गांठें थीं। उन्होंने इसे गर्दन में सूजन की बीमारी बताया। माना उन लोगों ने वह यह जानने को उत्सुक थी कि ऐसा क्या हुआ और उसने कारण और बीमारी पर बहुत शोध किया। उसने पाया कि यह बीमारी अंतःस्रावी ग्रंथि की खराबी के कारण होती है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि इस रोग के लिए जिम्मेदार है? तो आप सभी को इसका आंसर पहले से ही पता था। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? गले में होती है। घेंगा रोग बोलते हैं, गोइटर बोलते हैं, जो कि आयोडीन की कमी से होता है। तो इसका आंसर क्या है मेरे बच्चों? इसका आंसर क्या है मेरे बच्चों? इसका आंसर है घेंगा रोग, जिसको हम गोइटर रोग बोलते हैं। गले का रोग होता है। इस रोग का संभावित कारण क्या है? भोजन में आयोडीन कम खाना। भोजन में आयोडीन कम खाना। तो ये लिखा है देखिए डी ऑप्शन में कि भोजन में आयोडीन का सेवन कम करना। मानव के उत्सर्जन तंत्र के संबंध में सत्य कथन है। उत्सर्जन तंत्र है अपने शरीर में, सत्य कथन क्या सा है? मानव के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख होती है और वृक्क में होती है नेफ्रॉन। सही बात है। वृक्क स्राव में, अब यही गलत है क्योंकि वृक्क स्राव में यूरिया की मात्रा नहीं, ये गलत है। यकृत स्राव में यूरिया की मात्रा होती है। तो गलत पूछा है आपसे, तो ये आपका जो बी ऑप्शन दूसरे नंबर का है ये आपका गलत है। तो सही कौन से हैं? 1, 3 और 4 आपके सही कथन हैं। तो बी ऑप्शन में दिए हैं 1, 3 और 4। एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन घटित होता है। तो इसका उत्तर है आपका डेंड्राइट। भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो भूख का केंद्र मस्तिष्क के अग्रभाग में होता है। मटर के शुद्ध लंबे पौधे टीटी और शुद्ध बौने पौधे टीटी में संकरण कराया गया। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और बौने पौधे का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर जो है 1:1। कौन सा समूह केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। तो इसका आंसर जो है फलों के छिलके, केक और नींबू, जो कि सी ऑप्शन में आपका ये लिखा हुआ है।
एक वयस्क आदमी का सामान्य बीपी कितना होता है? 120/80। 120/80 हाई होता है 120 और लो होता है 80। 120 से अधिक तो हाई बीपी, 80 से कम तो लो बीपी। भोजन, प्रकाश तथा स्थान की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है एक ही क्षेत्र में उगने वाली निकट से संबंधित जातियों में। तो आपका आंसर जो है कौन सा सही है? ए ऑप्शन वाला एकदम आपका करेक्ट उत्तर है। प्रश्न नंबर हम 100 आपको बताते हैं। क्या लिखा है? एक इकोसिस्टम में, जो एक इकोसिस्टम होता है, अधिक होते हैं। कौन अधिक होते हैं? प्राथमिक उत्पादक अधिक होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता से। हमने कई बार आपको बताया है उत्पादक, उपभोक्ता, फिर अपघटक। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, अपघटक। जो पहले होते हैं वो सबसे अधिक होते हैं। तो प्राथमिक उत्पादक अधिक होते हैं प्राथमिक उपभोक्ताओं से। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया है। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप।